हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो मैं धनंजय कुमार तिवारी एक बार पुनः यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हूँ। तो कल जो है कि हम लोग राइबोसोम के बारे में देख रहे थे और आज जो है कि उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्पन्न होता है। और जो हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे उसमें से जो है कि एक दो क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ आपको अवश्य मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि राइबोसोम पाया जाता है। तो कल जो है कि हम लोग थ्योरी में पढ़े होंगे कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। तो राइबोसोम जो है कि जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, पौधा कोशिका में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। तो राइबोसोम जो है कि सभी जगह पाया जाता है, लेकिन स्तनधारी के लाल रक्त कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, जंतु कोशिका में पाया जाता है, पौधा कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी में हो जाएगा ये। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका, पौधा कोशिका सभी में पाया जाता है, लेकिन स्तनधारी के लाल रक्त कण में जो है कि राइबोसोम नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो इसके पहले बताए थे कि राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो राइबोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है? तो स्तनधारी के लाल रक्त कण में जो है कि राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन है स्तनधारी के यकृत कोशिका में, बी है स्तनधारी के हृदय की कोशिका में, सी स्तनधारी के लाल रक्त कण की कोशिका में, और डी है सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर स्तनधारी के लाल रक्त कण की कोशिका में राइबोसोम जो है कि नहीं पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन कि राइबोसोम को सर्वप्रथम पौधा कोशिका में कौन सा वैज्ञानिक देखे थे? तो कल जो है कि थ्योरी के क्लास में बताए थे कि राइबोसोम को पौधा कोशिका में सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने देखे थे? तो रॉबिन्स और ब्राउन, ये दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबिन्स और ब्राउन। तो यही दोनों वैज्ञानिक ने जो है कि राइबोसोम को सर्वप्रथम पौधा कोशिका में देखे थे। और जंतु कोशिका में कौन देखे थे? तो प्लाडे साइंटिस्ट थे, इनका नाम प्लाडे है, और इन्होंने जो है कि राइबोसोम को सर्वप्रथम जंतु कोशिका में देखे थे। तो पौधा कोशिका में कौन सा वैज्ञानिक देखे थे? तो पौधा कोशिका में रॉबिन्स और ब्राउन, दो वैज्ञानिक रॉबिन्स और ब्राउन। तो राइबोसोम को सर्वप्रथम पौधा कोशिका में कौन सा वैज्ञानिक देखे थे? तो रॉबिन्स, बी ब्राउन, सी में रॉबर्ट हुक। तो इसमें आ जाएगा डी, ए और बी दोनों वैज्ञानिक ने जो है कि राइबोसोम को सर्वप्रथम पौधा कोशिका में देखे थे। राइबोसोम को सर्वप्रथम जंतु कोशिका में किसने देखे थे? तो अभी जस्ट बताए हैं कि राइबोसोम को सर्वप्रथम जंतु कोशिका में देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था प्लाडे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया, प्लाडे। राइबोसोम बना होता है। तो राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन का बना होता है और राइबोसोमल आरएनए, तो प्रोटीन और तथा राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसको कहते हैं राइबोसोमल, आरएनए। तो
तो ये जो है कि राइबोसोम किस चीज का बना होता है, तो प्रोटीन का और राइबोसोमल आरएनए का बना होता है। और इन दोनों से बने होने के कारण जो है कि राइबोसोम को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। तो राइबोसोम बना होता है प्रोटीन का, आरएनए का, डीएनए का और ए और बी। तो यहाँ प्रोटीन और ये इसमें या जो है कि राइबोसोमल आरएनए, यदि आरएनए और राइबोसोमल आरएनए दोनों होगा तो हम लोग जो है कि राइबोसोमल आरएनए पे टिक करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़े होंगे कि आरएनए जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। आरएनए जो है कि 3 प्रकार का, एक को कहते हैं मैसेंजर आरएनए और दूसरा जो होता है ट्रांसफर आरएनए और तीसरा जो होता है राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो यही राइबोसोमल आरएनए और प्लस प्रोटीन तो ये क्या बना देता है? तो राइबोसोम, ये बना देता है, राइबोसोम बना देता है। और मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है कि जब राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उस समय जो है कि मैसेंजर आरएनए यानी राइबोसोम का जो 2 इकाई होता है, दोनों इकाई के बीच में जो है कि मैसेंजर आरएनए आ जाता है। और ट्रांसफर आरएनए जो है कि एमिनो एसिड को मैसेंजर आरएनए पे लाने का काम करता है और क्या करता है कि एक लॉन्ग चेन बनाता है, जिसको जो है कि हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और इससे जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम बना होता है, ये हो गया। राइबोसोम का दूसरा नाम क्या होता है? तो राइबोसोम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी बताए हैं कि राइबोसोम जो होता है किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का और राइबोसोमल आरएनए का बना होता है, इसलिए जो है कि इसे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, राइबो डाई न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोई नहीं, तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मेम्ब्रेन नहीं होता है? तो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उन सभी कोशिकांग में जो है कि मेम्ब्रेन पाया जाता है, झिल्ली पाया जाता है। लेकिन राइबोसोम एक वैसा कोशिकांग है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, झिल्ली विहीन होता है। इसमें जो है कि झिल्ली मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। और राइबोसोम को छोड़कर जितने भी कोशिकांग होगा उन सभी कोशिकांग में जो है कि मेम्ब्रेन या झिल्ली जो है कि पाया जाता है। तो निम्नलिखित में किस कोशिकांग में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाता है राइबोसोम। इसके बाद जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है कि मेम्ब्रेन पाया जाता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। गोल्गी बॉडी दोहरी झिल्ली का बना होता है। केंद्रक भी जो है कि दोहरी झिल्ली का बना होता है। तो राइबोसोम ही एक वैसा ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है, जिसमें जो है कि झिल्ली मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। कोशिका के अंदर वर्तमान किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री, तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री ये पूछा हुआ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री, यदि जो है कि प्रीवियस क्वेश्चन का सेट यदि बनाते होंगे या एग्जाम दिए होंगे तो उसमें जो है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है कि मिला होगा।
तो कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? तो ये आता है राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये हो गया राइबोसोम आ जाता है यह। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका के अंदर सबसे छोटा कोशिकांग। तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है? तो राइबोसोम होता है। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उन सभी कोशिकांग में जो है कि राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा राइबोसोम होता है यह। 70S राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है कि 2 प्रकार का राइबोसोम, ये हो गया 2 प्रकार का। पहला 80S और दूसरा आता है 70S आता है। 80S का 2 सब इकाई होता है, जिसे 60S और ये 40S, और इसका 2 सब इकाई जिसको हम लोग 50S और 50S और ये 40S होता है। तो राइबोसोम 2 होता है, 80S 70S। ये जो है कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। और ये जो होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो राइबोसोम 2 प्रकार का हो गया, 80S और 70S। और S क्या होता है? तो एस्भेडबर्ग, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एस्भेडबर्ग। S हो गया एस्भेडबर्ग। तो साइंटिस्ट जिनका नाम था थियोडोर एस्भेडबर्ग, तो उन्हीं के नाम पर जो है कि इसका इकाई जो है कि S दिया गया है। तो क्वेश्चन 70S राइबोसोम किस कोशिका में पाया जाता है? तो इसमें कौन सा कोशिका हो जाएगा? तो प्रोकैरियोटिक। ये तीनों जो होता है, ये और ये तीनों जो है कि यूकैरियोटिक के अंतर्गत ही आता है। हाथी की कोशिका यूकैरियोटिक, ये जो है कि क्लियर है। बिल्ली की कोशिका, ये सब किस में आता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में आता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80S राइबोसोम। अभी हम लोग देखे हैं कि 80S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका, चूहा की कोशिका, पक्षी की कोशिका, तो ये सब क्या होता है? यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। तो ये भी जो है कि यूकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक, और ये भी जो है कि यूकैरियोटिक, ये भी जो है कि यूकैरियोटिक में है। तो ये तीनों यूकैरियोटिक, पक्षी भी यूकैरियोटिक में, चूहा भी यूकैरियोटिक में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि राइबोसोम जो होता है 3 प्रकार का होता है, जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और ये तीनों जो है कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो है कि सहायता करता है। मैसेंजर आरएनए भी हेल्प करता है, ट्रांसफर आरएनए भी हेल्प करता है, और राइबोसोमल आरएनए भी हेल्प करता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा ये। कोशिका के अंदर राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो इसके पहले जो थ्योरी का क्लास हम लोग देखे थे तो उसमें बताए होंगे, यदि पहले ही बता चुके हैं
कि थ्योरी पेपर, पहले थ्योरी पेपर बताते हैं, इसके बाद जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो यदि थ्योरी का जो है कि वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव का आंसर देने में या आंसर खोजने में जो है कि आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहले जो है कि इसका थ्योरी पेपर जो है कि ध्यानपूर्वक जो है कि देखेंगे। तो कोशिका के अंदर राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर राइबोसोम 4 जगह पे पाया जाता है। तो कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, और चौथा लवक के अंदर, लवक में, तो लवक जिसको प्लास्टिड्स कहते हैं। तो ये राइबोसोम कोशिका के अंदर जो है कि 4 जगह पर पाया जाता है, 4 स्थानों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो केंद्रक झिल्ली से सटा हुआ होता है। और कहाँ होता है? तो केंद्रक के अंदर होता है। और कहाँ होता है? तो लवक प्लास्टिड्स में होता है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। राइबोसोम जब समूह में होता है, तो जब राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाला होता है या होता है, तो राइबोसोम ग्रुप में आता है। और ग्रुप में आकर के जो है कि अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन सिंथेसिस करने का कार्य करता है। तो जब ग्रुप में राइबोसोम जब ग्रुप में आता है तो इसे पॉलीराइबोसोम या जो है कि पॉलीसोम कहा जाता है। तो पॉलीसोम का निर्माण कब होता है? तो जब राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उस समय राइबोसोम समूह में आ जाता है। और जब राइबोसोम समूह में ग्रुप में आता है तब इसे जो है कि हम लोग पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जाना जाता है। तो राइबोसोम जब समूह में आता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये राइबोसोम सिंगल होता है, यह सिंगल। और ये जो होता है ये ग्रुप में, और ये भी क्या होता है? ग्रुप में। तो जब ग्रुप में होता है, सब पॉली मतलब बहुत सारा होता है, यानी राइबोसोम का बहुत सारा जो है कि एक साथ मिलता है, तब जो है कि इसे हम लोग पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का इकाई क्या होता है? तो प्रोटीन का इकाई जो होता है कि एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड यानी बहुत सारा एमिनो एसिड जब आपस में मिलता है तो मिलने के बाद जो है कि प्रोटीन का निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एमिनो एसिड जो होता है यह प्रोटीन का इकाई होता है। तो प्रोटीन का इकाई कौन सा होता है? तो एमिनो एसिड होता है, जो इसके पहले भी बताए थे कि जब राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन का सिंथेसिस आता है तो राइबोसोम के दोनों सब इकाई पर जो है कि मैसेंजर आरएनए आता है, और इसके चारों तरफ जो है कि एमिनो एसिड का ग्रेनुल्स रहता है, दाना रहता है, जो ट्रांसफर राइबोसोम होता है। उस ट्रांसफर राइबोसोम जो एमिनो एसिड को मैसेंजर आरएनए यानी ट्रांसफर जो होता है आरएनए, वो एमिनो एसिड को जो है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर लाने का कार्य करता है, और इस तरह से जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन का इकाई हम लोग क्या होता है? प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 16, 70S या 80S राइबोसोम में S का अर्थ क्या होता है? जो अभी बताए थे कि S का क्या अर्थ होता है, तो एस भेडबर्ग वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है
किसके बारे में बतलाए थे, इसीलिए जो है कि इसका इकाई एस भेडबर्ग वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है। तो इसलिए जो है कि हम लोग राइबोसोम का इकाई जब लिखते हैं तो यहाँ एस का प्रयोग करते हैं। तो 70S और 80S राइबोसोम में एस का अर्थ क्या होता है, तो एस भेडबर्ग होता है। ये 70S राइबोसोम का 2 सब इकाई अभी जस्ट हम लोग पहले देखे थे कि राइबोसोम का 2 भाग होता है जिसको हम लोग 70S और 80S कहते हैं। तो 70S प्रोकैरियोटिक में, 80S जो है कि यूकैरियोटिक में। 70S का 2 सब इकाई होता है जिसे जो है कि हम लोग 50S और 30S, 50S और 30S। तो 70S फिर से हम लोग देख लेते हैं कि ये 70S का 2 भाग जिसे 50S और ये 30S। तो 50S जो होता है 30S से बड़ा होता है और ये दोनों सब इकाई जो होता है एक दूसरे के साथ जो है कि मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ा रहता है। लेकिन जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये दोनों सब इकाई जो है कि मैसेंजर आरएनए के द्वारा जुड़ा रहता है। उसी तरह से यहाँ 80S तो इसका भी 2 सब इकाई 60S और ये 40S। तो 60S जो है कि 40S से जो है कि बड़ा होता है और दोनों सब इकाई मैग्नीशियम आयन के द्वारा जो है कि एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो दोनों सब इकाई एक दूसरे से जो है कि मैसेंजर आरएनए के द्वारा जुड़ा रहता है। तो क्वेश्चन 70S राइबोसोम का 2 सब इकाई, तो 2 सब इकाई कौन सा हो जाएगा, तो 50S और 30S होता है यह। और S का मतलब क्या होता है, तो एस भेडबर्ग होता है ये। 80S राइबोसोम का 2 सब इकाई अभी जस्ट देखे हैं कि 80S राइबोसोम का 2 सब इकाई क्या होता है, तो 60S और 40S होता है। 60S 40S राइबोसोम का दोनों सब इकाई एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो अभी जस्ट बताए हैं कि राइबोसोम के द्वारा जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है तो उस स्थिति में राइबोसोम का दोनों सब इकाई एक दूसरे से मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ा रहता है। लेकिन जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो दोनों सब इकाई के बीच में जो है कि मैसेंजर आरएनए आ जाता है और इस मैसेंजर आरएनए पे जो है कि एमिनो एसिड का एक लॉन्ग चेन का निर्माण होता है। तो राइबोसोम का दोनों सब इकाई मैग्नीशियम आयन। क्वेश्चन नंबर 20, पॉलीराइबोसोम का निर्माण कब होता है, तो पॉलीराइबोसोम का निर्माण जो होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय होता है। और पॉलीराइबोसोम यानी राइबोसोम का समूह होता है। तो राइबोसोम के समूह को पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। और कब होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण के समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एंजाइम के समान काम करता है, तो ये जो है कि एंजाइम के समान जो कार्य करने वाला जो कोशिकांग होता है वह राइबोसोम होता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी लिविंग थिंग्स जीव जंतु के शरीर में जो एंजाइम पाया जाता है वह एंजाइम किस गुण का होता है, तो एंजाइम प्रोटीन गुण का होता है। पाचक रस डाइजेस्टिव जोश एंजाइम किस गुण का होता है, तो प्रोटीन गुण का होता है। और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो राइबोसोम के द्वारा होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं
कि एंजाइम के समान काम करता है, तो एंजाइम के समान राइबोसोम काम करता है। तो राइबोसोम एंजाइम के समान क्यों करता है? क्योंकि एंजाइम जो है कि प्रोटीन का बना होता है और एंजाइम का सेक्रेशन कहाँ से होता है? तो पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड से होता है। और एंजाइम प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ से? राइबोसोम। इसीलिए कहा जा सकता है कि राइबोसोम जो है कि एंजाइम के समान जो है कि कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम सबसे अधिक मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम का मेन उद्देश्य होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और हम लोग जानते हैं कि एंजाइम जो हुआ या हार्मोन जो हुआ, तो एंजाइम और हार्मोन क्या होता है? प्रोटीन गुण का होता है। जितने भी एंजाइम होते हैं, जितने भी ये हार्मोन होते हैं, ये सारा जो है कि एंजाइम ये प्रोटीन का बना होता है। और जो है कि एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो पाचक ग्रंथि के द्वारा होता है। और जो है कि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। तो इससे जो है कि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उस जगह पर प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा होता होगा। तो कौन सा जगह पे ज़्यादा होता होगा? तो पाचक ग्रंथि में ज़्यादा होता होगा। और जहाँ से हार्मोन का स्राव होता है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, तो इन जगहों पे जो है कि राइबोसोम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो राइबोसोम सबसे अधिक मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो पाचक ग्रंथि में पाया जाता है। बैक्टीरिया में राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया में जो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। तो बैक्टीरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, प्लास्टिड्स नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, फिर भी जो है कि उसमें जो है कि राइबोसोम पाया जाता है। और कौन सा राइबोसोम होता है? तो 70S राइबोसोम। इसमें कौन सा राइबोसोम? तो 70S राइबोसोम होता है। तो 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका द्रव में पाया जाता है, क्योंकि EPR भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है और केंद्रक भी नहीं होता है, फिर भी जो है कि इसमें राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का सिंथेसिस जो है कि केंद्रक द्रव या केंद्रिका, यदि केंद्रक द्रव के साथ केंद्रिका भी ऑप्शन में है तो हम लोग केंद्रक द्रव में टिक नहीं करेंगे, बल्कि केंद्रिका में टिक करेंगे। तो यहाँ कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, तो यहाँ केंद्रिका, तो केंद्रक द्रव और केंद्रिका दोनों हैं, तो हम लोग टिक किस पे करेंगे? केंद्रिका पर करेंगे। केंद्रक पर ये क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव में जो है कि हम लोग टिक नहीं करेंगे, बल्कि केंद्रिका में टिक करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो होता है RNA और DNA दोनों होता है। जैसे हाल ही में जो है कि हमारे यहाँ वायरस आया है जिसका नाम कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस पे जो है कि रिसर्च हुआ, तो इसका DNA का खोज किया गया और DNA खोज संभव होने के कारण जो है कि इसका वैक्सीन तैयार हुआ है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वायरस का जेनेटिक जो मटेरियल होता है वह RNA और DNA दोनों होता है। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो RNA भी होता है और DNA भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम का दोनों सब इकाई किसके द्वारा जुड़ा रहता है?
तो जब कोशिका में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उस समय राइबोसोम का दोनों सब इकाई एक दूसरे के साथ मैसेंजर आरएनए के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये हो गया मैसेंजर आरएनए। अब इसके बाद जो है कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में जो है कि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुआ होगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अगला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उस अगले वीडियो को जो है कि ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे, और ध्यानपूर्वक देखने के बाद जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार की जो है कि असुविधा नहीं होगी। ठीक, ओके, बाय।